नीट वालों का नीट पैटर्न का होगा, जेई का जेई वालों का होगा पैटर्न का जैसे आता है, इंटीजर टाइप आते हैं 10 या 50 क्वेश्चन आते हैं नीट के, वैसे होगा। इसके लिए आपको एक अरिहंत की बुक खरीदनी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। नीट वालों के लिए अलग से आती है, जेई वालों के लिए, जेई मेंस के लिए आती है, वो खरीदनी है सिर्फ जेई मेंस के लिए, है ना। तो आपको 15 दिन मिलेंगे एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। 15 दिन में अपने ये टॉपिक पढ़ो, एक चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक दिन हमारा क्लास लगेगा एक्स्ट्रा टाइम में, हम उसके डाउट्स ले लेंगे। एक दिन नीट वालों के हो जाएंगे, एक दिन जेई वालों, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, फिर पीरियोडिक है, केमिकल, जितने हमने पढ़े हैं वो सारे हैं। कल का टेस्ट तो याद है, थर्मोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। जो बुकलेट के अभी आपके डाउट हुए 108 क्वेश्चन और 50 पहले 150 क्वेश्चन हमने कर लिया मल्टीपल का, उन्हें एक बार दोबारा से देखा हो, सिमिलर से क्वेश्चन हुए, ठीक है। 3 सितंबर में ये संडे उस संडे के नेक्स्ट संडे, है ना। तो सफिशिएंट टाइम है 15 दिन, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट करो डेली, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। आज हमने एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है। एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में कुछ एक टर्म्स दी हुई है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को समझने के लिए, जो कुछ वर्ड हम यूज करते हैं बीच बीच में, जैसे सिस्टम वर्ड यूज हो रहा था, है ना। तो वो कुछ एक टर्म दी हुई है स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे, उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो थ्योरी का टॉपिक ले रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम डाउट्स लेंगे शीट के। पहला टॉपिक देखो, पहला टॉपिक दिया हुआ है सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होते हैं। अगर कभी थ्योरी पढ़ते हुए न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड आते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, तो इसके बारे में ये बता रहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है किसी वेसल में, मान लो इस वेसल के अंदर आप कार्बन का बर्निंग करवा रहे हो, CO2 बन रहा है, हम इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, कितनी हीट निकल रही है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया। ये वाला जो वेसल है, इस वेसल को वेसल ना कह के, बीकर ना कह के, पिस्टन ना कह के, सिंपल एक नाम दे दिया, ये हिस्से को क्या नाम दे दिया, सिस्टम। तो इसके बाकी सारा पार्ट जो बच गया यूनिवर्स का, इसकी साइडों पे क्या है, इधर क्या है, वॉल्स है, क्या है ना, वो सारे को एक नाम दे दिया गया, सराउंडिंग। इट मीन सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। सिस्टम का डेफिनेशन लिख लो, सिस्टम हम कहते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं लिख रहा हूं सराउंडिंग सराउंडिंग लिख लो, पार्ट ऑफ यूनिवर्स किसके बिना, एक्सेप्ट सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स विदाउट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे पार्ट को क्या कहते हैं, सराउंडिंग। अगर ये मार्कर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि मार्कर आयरन का बना हुआ है, इस पे एक प्लास्टिक का कैप है, अंदर ब्लैक कलर की इंक है, तो ये हमारा सिस्टम है।
बाकी सारा हिस्सा इसको छोड़ के वो सारा क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, आगे लिख लो टाइप्स ऑफ सिस्टम। आगे सिस्टम तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है। पहला होता है ओपन सिस्टम, सेकंड एक नाम दिया जाता है क्लोज्ड, और थर्ड एक नाम दिया जाता है आइसोलेटर। ये किस हिसाब से नाम दिया गया है, इस बेस पे नाम रखा है इनका सिस्टम का। ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो चीजें एक्सचेंज कर सकता है, एक तो मैटर, एक हीट। मैटर और हीट एक्सचेंज करते हैं नहीं करते, उस बेस पे तीन तरह का सिस्टम है। ओपन सिस्टम, अगर कहीं एक कप में हमने चाय डाल दी गरम, तो ये भी हमारा सिस्टम है। चाय के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये दो चीजें एक्सचेंज करेगी बाकी जो एयर है आसपास सराउंडिंग के साथ। एक तो आप देखोगे इसके ऊपर वेपर निकलते दिखाई देंगे, वेपर मीन्स मैटर है, पानी का मैटर जो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग के साथ। तो एक तो मैटर एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन एक ये हीट भी एक्सचेंज कर रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फील कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ टाइम में पड़े पड़े कप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो कनेक्टिव है, इसमें से हीट क्या आ रही है, बाहर आ रही है, हीट लॉस हो रहा है। इट मीन ये हीट भी चेंज कर रहा है और मैटर भी चेंज कर रहा है, दो चीजें चेंज कर रहा है। और ऐसा सिस्टम जो दो चीजें चेंज करता है, एक हीट और एक मैटर, उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है, ओपन सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ऊपर से कवर कर दें, कप को किसी प्लेट से ढक दें, कवर कर दिया इसे, तो क्या बाहर वेपर आएंगे, मैटर बंद कर दिया, लेकिन हीट अभी भी आ रही है, तो ओनली हीट रह जाएगी, उसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड। और अगर इसे हम थर्मस फ्लास्क में डाल दें, तो कुछ टाइम तक चाय ठंडी भी नहीं होगी, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में बाउंड्री वॉल ऐसी होती है जो नॉन कंडक्टर है, उसमें से हीट ना तो बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है। ये वाला सिस्टम स्पेशल जो तैयार किया, जिसमें हमने मैटर तो रोका ही रोका, हीट भी रोक दी, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, आइसोलेटर। ये आइसोलेट कर दिया, सराउंडिंग से इसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा किसी भी चीज का, इसे कहते हैं आइसोलेट। हो जाएगा। तो दो चीजों पे ध्यान देना है, हीट एंड मैटर। पहले में लिखेंगे कैन एक्सचेंज, क्या क्या, हीट एंड मैटर। दूसरे में कैन एक्सचेंज ओनली हीट, और तीसरे में लिखेंगे कांट एक्सचेंज हीट और मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसे क्या कहेंगे, आइसोलेट। ठीक है, तो आइसोलेटेड है। क्लियर है बेटा? जैसे अगर हम रिएक्शन सिंपल बीकर में डाल रहे हैं, यहां पे कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ओपन सिस्टम है, अंदर बाहर जा सकती हैं चीजें। कार्बन बर्न किया, ये ओपन है, कार्बन की बर्निंग हो रही है, CO2 बनेगी, तो क्या CO2 बाहर जाएगी, यस, मैटर भी जाएगा, हीट निकलेगी वो भी बाहर जाएगी, तो दोनों चीजें एक्सचेंज होंगी। इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, ओपन सिस्टम। लेकिन अगर ये बॉम्ब कैलरीमीटर में डाल दें, सिर्फ स्टील वाला बर्तन जो था स्टील का, जिसे हम बॉम्ब कह के आए हैं, वो ऊपर से कवर होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कवर होता है, तो इसे क्या देंगे, क्लोज्ड। लेकिन पूरा जो बॉम्ब का बाहर वाला बर्तन है जिसमें पानी भी रखा हुआ है, ये हीट पानी को तो दे सकता है, लेकिन पानी आगे नहीं देता, नहीं तो फिर QMST हमारा फेल हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसे मुझे बाहर से थर्मस फ्लास्क वाली बाउंड्री वॉल देनी पड़ती है, ताकि पानी की हीट बाहर ना जाए। तो ये वाला जो बड़ा बर्तन है, ये तो है आइसोलेटेड सिस्टम।
जो अंदर वाला बॉम्ब है स्टील का, ये कौन सा है? क्लोज सिस्टम। जनरल आप न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो और चीजें करवा रहे हो, ये कौन से सिस्टम है? ओपन। ठीक है, हो जाएगा। तो भाई दो वर्ड ध्यान रखने हैं, हीट एंड मैटर, दोनों हो रहे हैं तो ओपन, ओनली हीट हो रही है तो क्लोज, कुछ भी नहीं हो रहा तो आइसोलेटेड। ऐसे था, कर लोगे बेटा? तो सिंपल टर्म है। आगे देखो, नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म लिख लो, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेकंड टर्म हमें आएगी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब समझ लो, जितने भी हम इसमें वेरिएबल्स की बात करते हैं, प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम, मास, वो सारों को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टीज, जनरल बोल देते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है एक्सटेंसिव, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं डिपेंड करती हैं ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, सब्सटेंस की अमाउंट कम है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। एक्सटेंड वर्ड, एक्सटेंसिव कहां से आया वर्ड? एक्सटेंड। हम कहते हैं एक्सटेंड ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, एक्सटेंड कम है, अमाउंट कम। तो अगर एक्सटेंड पे डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। जैसे अगर अमाउंट कम है तो मास कम है, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है तो मास भी क्या है? ज्यादा। तो मास कम हो गया, मास ज्यादा हो गया, चेंज हो गई। ये किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे। तो इसे क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव। इन दोनों में से अमाउंट बड़ी है ना इसकी, अमाउंट ज्यादा होने से मास भी तो बढ़ गया, तो अमाउंट पे डिपेंड करती है, क्या है? मास, एक्सटेंसिव। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड करती हैं। जैसे चेक करो, अगर इसमें पानी रखा मैंने और इसमें भी पानी रखा है, ठीक है, अमाउंट, ये छोटी वेसल है, ये बड़ी वेसल है, पानी का वेट तो अलग अलग होगा, लेकिन क्या पानी की डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, तो डेंसिटी क्या है? सेम है। सेम वाली को क्या नाम दिया जा रहा है? इंटेंसिव। तो इंटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन, नॉट अमाउंट, नेचर पे डिपेंड करती। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन नेचर, नॉट अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उसे क्या कहेंगे? इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी वाटर की अलग है, हाँ नेचर पे तो डिपेंड करेगी कि पानी की नेचर अलग है, अल्कोहल की अलग है, ऑयल की अलग है, तो उससे चेंज होने से चेंज हो जाए कोई बात नहीं, अमाउंट से ना हो। ऐसा ना हो कि पानी कम है और पानी ज्यादा है, डेंसिटी चेंज हो जाए, तो नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? इंटेंस। अब हमें पता कैसे करना है इसका? ट्रिक समझते हैं। अभी हमें अगर पूछेगा भी बताना ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, तो आप इसे ऐसे सोच के चलो कि मेरे पास एक बड़ी बोतल में पानी रखा हुआ है 1 लीटर, मैं इसमें से थोड़ा 100 ml अलग से बीकर में निकाल लेता हूँ पीने के लिए, 100 ml ग्लास में निकाल लिया, ठीक है। आपको जो भी प्रॉपर्टी पूछेगा आप ये हिसाब लगाओगे भी दोनों बीकर में अलग अलग है वैल्यू या सेम है। अगर दो बीकर में वैल्यू उसकी अलग अलग है फिर तो अमाउंट चेंज करने से चेंज हो गई क्योंकि मैंने अमाउंट चेंज की। लेकिन अगर दोनों बीकर में सेम है तो फिर इंटेंसिव है। ठीक है, ऐसे सोचो। तो बताओ इन दोनों में जो पानी पड़ा है 1 लीटर और ये, इनका मास क्या सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट मास का मतलब एक्सटेंसिव। सेम होगी कोई चीज तो इंटेंसिव, डिफरेंट होगा तो क्या होगा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या होगा? 1000 ml और 100 ml सेम तो नहीं है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव। ठीक है, ये भी क्या है? एक्सटेंसिव। क्लियर?
लेकिन डेंसिटी दोनों तरफ वाटर की क्या है, सेम है, तो डेंसिटी क्या मानी जाएगी, इंटेंसिटी। कर लोगे बेटा ये। फोर्थ, टेम्परेचर क्या होगा दोनों पानी में जो एक इसमें से इसमें रखा है, एक ही जगह पड़े हैं, सेम, सेम होगा तो क्या होगा, इंटेंस, टेम्परेचर इज इंटेंस। दोनों का फोर्स क्या होगा, क्या 1 लीटर पानी और 100 ml पानी दोनों में सेम वेट है, नीचे फोर्स क्या हो रही है इसकी, mg लग रही है, अगर वेट अलग अलग है तो फोर्स भी क्या है उनकी अलग अलग है, तो फोर्स क्या होगी, एक्सटेंसिव। ठीक है, एरिया काउंट करना, दोनों का सेम है जो डिफरेंट है एरिया, एक्सटेंसिव। लेकिन प्रेशर सेम है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और जैसे एरिया बढ़ गया फोर्स भी बढ़ गई, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट एरिया तो फोर्स उतनी आ जाएगी ना, तो हर एक एरिया पे, यूनिट एरिया पे, यहाँ पे इतनी अमाउंट पे, यहाँ पे, ये तो सेम ही हो गया ना एरिया, इसमें पर यूनिट एरिया होती है फोर्स, इसमें फोर्स क्या लगेगी, सेम, इन दोनों पोर्शन का वेट क्या होगा, सेम, तो इस पोर्शन में फोर्स क्या होगी, सेम, तो ये क्या हो जाता है, इंटेंस। या फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं, पहला डेंसिटी से देखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि डेंसिटी इंटेंसिव है और मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। क्या कोई ऐसा लॉजिक लग रहा है कि एक एक्सटेंसिव दूसरी से अगर डिवाइड कर दें, एक को दूसरी से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव। तो थोड़ा ऐसे भी आइडिया लगा दो, एक एक्सटेंसिव को दूसरी से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। प्रेशर वाला भी ऐसे हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो एक को दूसरे से डिवाइड कर दें क्या बन जाता है, इंटेंसिव। तो कई बार ऐसे भी सोच लेना भी, अगर आपको फॉर्मूला लिखना आता है तो एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे वो भी क्या बन जाती है, इंटेंसिव। क्लियर है, नहीं तो दो पानी में से आप देख लेना भी क्या चीज सेम है क्या डिफरेंट है, सेम है तो इंटेंसिव है, डिफरेंट है तो क्या है, एक्सटेंसिव है, ऐसे आप पता कर लोगे बेटा ये। ठीक है, हो जाएगा इतना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव। जैसे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पता किया, वैसे थर्ड टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हम किसे कहते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझो। मान लो एक स्टेट, इनिशियल स्टेट किसी की ए है, ये उसकी मूव करके स्टेट बी हो गई, चेंज हो गई स्टेट, ए से बी जाते हुए जितना भी चेंज हो गया, अगर वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है भी इनिशियल स्टेट क्या है फाइनल क्या है, फिर तो कहा जाता है स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर वो इस पर भी डिपेंड करता है भी पाथ क्या लिया उसने, सीधा पाथ चला गया पाथ 1, ऐसे घूम के गया पाथ 2, पाथ चेंज होने से चेंज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लो फिर और एक्सप्लेन करेंगे इसे। स्टेट फंक्शन ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, जिसकी वैल्यू सिर्फ इस पे डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। लेकिन पाथ फंक्शन, इट्स वैल्यू पाथ पे भी डिपेंड करेगी, इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन
पाथ फॉलोड, पाथ पे भी डिपेंड करती है। एग्जाम्पल समझो, मान लो हम यहां से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, ग्राउंड से अगर फर्स्ट पे जाते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है बेटा, और एनर्जी चेंज सीधी सीधी आप ले सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, जो क्या हो गया, mgh। मैं यहां से छत पे चला गया, छत पे चला गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, mgh, छत की जितनी हाइट। ये मेरी इनिशियल स्टेट है, मैं यहां खड़ा हूं, फाइनल स्टेट ऊपर चला गया, ठीक है, mgh एनर्जी। क्या कैसे फर्क पड़ेगा, हमेशा क्या रहेगी एनर्जी, mgh ही रहेगी। लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं तो मेरा फर्क पड़ेगा कि मैं छत पे पहुंचा कैसे। मान लो दो ऑप्शन मुझे दें भी, एक तो तुम स्टेयर से चल जाओ, एक कहीं लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से चल जाओ। क्या लगता है स्टेयर से जाने में और लिफ्ट से जाने में मेरा वर्क जो होगा, जो मुझे काम करना पड़ेगा, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट। लिफ्ट में तो मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं लिफ्ट में गया अपने आप वो ऊपर ले जाएगी, इट मीन वर्क क्या हो जाएगा उसमें, जी, ठीक है, तो ये वर्क क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब स्टेयर से जाते हुए वर्क ज्यादा करना पड़ा, लिफ्ट से जाते हुए वर्क नहीं करना पड़ा, तो वर्क क्या लेंगे, पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड किया, लेकिन एनर्जी क्या लेंगे, mgh, वो सेम है, उसे क्या लेंगे, स्टेट फंक्शन। तो लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, इंपॉर्टेंट लिखो, एनर्जी जो अलग अलग हो जाओ बेटा, अलग अलग हो जाओ, इधर बैठ जाओ, अलग बैठ जाओ, फ्रेंड्स अलग अलग हो जाओ, लिखो energy is a state function, energy is a state function, but heat and work are path functions, heat and work are path functions, heat और work क्या है, path functions। एनर्जी स्टेट फंक्शन है, बट हीट एंड वर्क क्या है, path। अब एनर्जी में दो चीजें आ जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लो, डेल्टा यू भी एनर्जी का टाइप है और डेल्टा एच भी क्या है, एनर्जी का टाइप है। तो ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। हीट भी पाथ फंक्शन है, हीट ऐसे पाथ फंक्शन ले सकते हो, हमने हीट के एक दो फॉर्मूले पढ़े थे, क्यू वी एंड सी बी डी टी क्यू पी। तो हीट चेंज में बताना पड़ता है भी आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है करते हुए या प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वो भी करते हुए करते कैसे हो, पाथ है उसका बताते हैं हम भी, इसमें मैं वॉल्यूम सेम रख रहा हूँ या इसमें मैं प्रेशर सेम रख रहा हूँ। तो अगर पाथ आपको बताना पड़ रहा है, पाथ से चेंज हो जाती है वैल्यू, तो उसे क्या कहा जाता है, पाथ फंक्शन। ठीक है, कर लोगे बेटा। नीचे एक और इंपॉर्टेंट बना के लिखो, सेकंड इंपॉर्टेंट, एक एनसीईआरटी में ऐसा भी स्टेटमेंट दिया हुआ, सोचना कैसे होगा, क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस, क्यू हीट एंड डब्ल्यू वर्क आर पाथ फंक्शंस, बट देयर सम, अगर उन्हें जोड़ दें, क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शंस बट देयर सम इज ए स्टेट फंक्शन। कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है, क्यू प्लस डब्ल्यू का तो स्टेट फंक्शन है। हाँ, तो लिख लो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, लिखना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू। ठीक है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू बन जाता है। हम क्यू को नहीं कह रहे स्टेट फंक्शन, हम ये कह रहे हैं भी डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, और बाय चांस हो गया भी क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा यू के। कौन सा लॉ पढ़ा हमने, फर्स्ट लॉ। तो इसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे भी क्यू भी पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है, लेकिन उनका सम क्या होता है, स्टेट। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में पाथ फंक्शन हो, लेकिन उन्हें जोड़ के या माइनस करके वो क्या बन जाए, स्टेट फंक्शन। बट मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, हमेशा नहीं है। इसमें तो हमने पढ़ा हुआ है क्यू प्लस डब्ल्यू सबके लिए नहीं होगा। ठीक हो जाएगा बेटा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्लियर हो गया। और ये स्टेट फंक्शन और पाथ, इसमें तो बस यही याद रखना है, डेल्टा यू डेल्टा एच पूछेगा, क्यू एंड डब्ल्यू पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा।
ठीक है, स्टेट और पाथ में, ऐसे नहीं कि आपसे और भी चीजें पूछ ले, ऐसा नहीं हो। क्लियर है अभी? और लास्ट एक टॉपिक अपने पढ़ना है, प्रोसेस किसे कहते हैं एंड डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वर्क वाला, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, वर्क में हमें अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस के नाम दिए जाएंगे जो हमें नहीं समझ आएंगे अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो। वो ऐसे बोलेगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ऐसा कुछ। तो ये प्रोसेस होता क्या है पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और कौन कौन सी हैं, ताकि हमें वो चीज समझ आ रहा है। प्रोसेस किसे कहते हैं, कोई भी चेंज जब आप करते हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है, अपने आप तो नहीं होती। वो जो ऑपरेशंस पे आप करते हो, मान लो मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूं तो मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा, तभी ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस कर दूंगा, ठीक है, वॉल्यूम पहले ये था, नया वॉल्यूम ये हो जाएगा, कंप्रेस कर दिया। ये जो मैं इसे दबा रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेस। दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो उसकी स्टेट क्या कर देता है, चेंज, पहले स्टेट ये थी, बाद वाली स्टेट ये है, अगर स्टेट चेंज कर दी उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस करते हुए अगर आपको कोई कंडीशन दे दे भी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे करो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो या कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, तो उसके बेस पे नाम दिया जाता है, जैसे आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब अगर मैं ये ध्यान रखूं कि जब मैं कंप्रेशन करूं तो मेरा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, मैं एक ऐसे रूम में करूं यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को एक नाम दे देंगे कि जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ वो आइसोथर्मल ही कर रहा हूँ। आइसोथर्मल का मतलब किस कंडीशन पे कर रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसे कुछ एक नाम दिए हुए हैं प्रोसेसेस को, उनके हम नाम यहाँ पढ़ेंगे तो जो न्यूमेरिकल करते हुए समझ आ जाए। ठीक है, तो लिख लो, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज any operation that can change state of system। जो हम स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज करने के लिए कर रहे हैं, स्टेट मतलब उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए, उसका प्रेशर चेंज, कुछ भी चेंज करने के लिए हम कर रहे हैं, उसे तो कहते हैं प्रोसेस, ऑपरेशन को प्रोसेस। लेकिन ये आगे टाइप्स हैं इनकी, टाइप्स में नेम से ही पता चल जाएगा, जैसे एक वर्ड बोलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, तो इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म लिया है थर्मोमीटर से, मींस हीट, टेम्परेचर, तो क्या सेम रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम कहेंगे प्रोसेस, अगर कंडीशन दे दी प्रोसेस इज कैरीड आउट, प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, तो उसे क्या कहा जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा। ठीक है, तो कहीं भी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ आइसोथर्मल वर्क डन पता करो तो आप समझोगे आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। 27 डिग्री तो 27 ही रहेगा, 37 डिग्री तो 30, चेंज नहीं होना, उसे क्या कहते हैं, आइसो। ठीक है, सेकंड लिखो आइसोबारिक, आइसोबारिक, बार कहीं पढ़ा हमने, हाँ, तो कांस्टेंट प्रेशर, तो बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो आइसोबारिक का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक, कांस्टेंट। तो ये दोनों तो इजी है, आप ऐसे पहचान सकते हो, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो आइसोबारिक मींस कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। थर्ड एक वर्ड आएगा आइसोकोरिक, कोरिक वो कहता है अगर वॉल्यूम सेम रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे जितने भी प्रोसेसेस बॉम्ब कैलरीमीटर में कर रहे हो आप, उनमें हम पिस्टन नहीं लगाते, पिस्टन नहीं लगाते, वैसे क्या रखते हैं, बंद। अगर बंद रखते हैं तो इसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता, चाहे गैस बने, चाहे कम हो जाए प्रेशर, चाहे ज्यादा हो जाए, फैल नहीं सकता। तो जितने भी बॉम्ब कैलरीमीटर में हीट के क्वेश्चन है,
वो याद रख लो भी हीट जो आएगा वो सारी क्या होंगी, क्यूवी होंगी, अगर वो किसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इन बॉम्ब कैलरीमीटर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको कहेगा भी हीट चेंज पता करो कांस्टेंट प्रेशर पे, तुमने एम एस डेल्टा टी लगा के निकाल दिया, गलत हो गया। एम एस डेल्टा टी से जो आया वो तो क्या आया है, क्यू वी, क्योंकि बॉम्ब कैलरीमीटर में पिस्टन नहीं लगा, तो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसी कुछ चीजें हमें खुद सोचनी पड़ेंगी। ये क्यू वी है और क्यू पी का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला है, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन डी आर टी। तो तब तुम्हारा न्यूमेरिकल तब सही होगा जब तुम ये खुद सोच के चलोगे कि बॉम्ब कैलरीमीटर है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्यू वी है, अगर क्यू पी पूछा जा रहा है तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वहां करवा भी दिया क्वेश्चन भी, यहां से जो क्यू वी आता था उसे हम एक्चुअली डेल्टा यू कहते हैं। और अगर हमें इंथैल्पीज निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। बॉम्ब कैलरीमीटर से जो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा डी हमने निकाला, कंबशन निकाली, कुछ भी निकाली, वो इंथैल्पी नहीं है, वो क्या है, क्यू वी। और क्यू वी को किससे रिलेट किया जाता है, डेल्टा यू से। डेल्टा यू से कैसे रिलेट हो गया, आप देख, अब तुम ये भी कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलना कल डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, पी डेल्टा वी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, तो चेक करो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, नहीं, जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो हो जाएगी, सारा जीरो। इट मीन डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू वी के। लिख लो ये भी डेरिवेशन। ये हम आइसोकोरिक प्रोसेस ले रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या भरोगे, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि आपने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डेल्टा यू क्यू वी। लेकिन अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है तो फिर तो जीरो नहीं होता, फिर ये पूरे का पूरा आता, पूरे का पूरा आता। तो यहां से देख लेंगे, अगर ये लिख लो सेकंड पॉइंट भी, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है, मींस आइसो कौन सी प्रोसेस बोलो, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब तो ये जीरो नहीं होगा। और आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ क्यू जो होगा हीट चेंज, आइसोबारिक में क्यू वी होगा ना क्यू पी होगा, क्यू पी होगा। और क्यू पी होगा तो चेक करना, क्या मैं क्यू पी ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें कोई गलत तो नहीं है, मैंने सिर्फ माइनस साइन इधर जाके प्लस क्या कर दिया। क्या पी डेल्टा वी, पीवी एनआरटी से मैं डेल्टा एनआरटी कर सकता हूं। वॉल्यूम चेंज तो तभी होता है ना अगर गैस के मोल कम या ज्यादा होता, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो हमने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर इधर डेल्टा वी है तो इधर भी क्या होगा, डेल्टा एन होगा। तो यहाँ क्या आता है, डेल्टा एन जी आर टी। तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया हमारा कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू क्यू वी प्लस क्या आ गया था, डेल्टा एन जी आर टी। ये डेरिवेशन लिख लो इसकी। ये फर्स्ट लॉ से निकला हमारा, फर्स्ट लॉ भरा, फर्स्ट लॉ में वर्क का फॉर्मूला भरा, पी डेल्टा वी। पी कांस्टेंट रहेगा लेकिन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे पी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू ऐसे आ गई, क्यू पी क्यू वी से अलग है। पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, पी वी एन आर टी। इसमें डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज तभी होगा अगर गैसेस बढ़ेंगी या गैसेस कम होंगे, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। तो ये क्वेश्चन आई कहां से, यहां से। और हमने क्यू पी को फिर इसी वजह से, ये क्योंकि ऐसे बन गया था, इसको डेल्टा यू लिख सकते हैं ना। क्यू पी को हमने क्या मान लिया, डेल्टा एच, इसे ऐसे लिख दिया। इसका मतलब इंथैल्पी और इंटरनल में इतना ही फर्क है कि अगर किसी रिएक्शन में हीट चेंज आप पता करते हो कितनी निकली या कितनी लगी, अगर तो वो बॉम्ब कैलरीमीटर में है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तब तो वो है डेल्टा यू। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जब मैं लैब में रिएक्शन करवाऊंगा, मैं तो ओपन बीकर लेके करवाता हूँ। ओपन बीकर में न्यूट्रलाइजेशन करवाई, ओपन बीकर में ये करवाया। ओपन बीकर में प्रेशर क्या रहेगा,
एयर का ऊपर से कांस्टेंट, वॉल्यूम तो बढ़ सकता है, ओपन बीकर है, ओपन बीकर का मतलब इमेजिन एक पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, तो मेरे पास जो रिएक्शनें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हैं, तो मुझे फिर क्यू वी नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए होगा, क्यू पी। इसीलिए मैंने फंक्शन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर नया दे दिया, उसे नाम नया दे दिया, इसे डेल्टा यू तो कह नहीं सकता था, इसी वजह से इसे क्या लिया हमने, इंथैल्पी। तो बस यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में गैसेज ज्यादा आ जाती हैं, तो डेल्टा यू की जगह हमें क्या चेंज करना पड़ता है, डेल्टा एच। इट मीन फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आप कर सकते हो कि बेसिकली है क्या इंथैल्पी। बेसिकली इंथैल्पी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि कितनी हीट निकलेगी या लगेगी, लेकिन कांस्टेंट क्या हो, प्रेशर। अगर आप रिएक्शन ओपन बीकर में कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ हीट लगेगी या निकलेगी, एंडो या एक्सो। वो जो हीट निकलेगी या लगेगी उसे हम डेल्टा यू नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा एच, क्योंकि उसमें प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट। तो इसलिए हमें इंथैल्पीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ एक रिलेशन आ जाता है, डेल्टा यू निकलेगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा यू को किस में चेंज कर लेंगे, डेल्टा एच में, क्योंकि हम प्रोसेसेस करवा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, वो करवा रहा था बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना। तो हमने अपने लिए एक रिलेशन बना, कर लोगे बेटा अभी, ठीक है। फिर से देख लो, थर्म का मतलब टेम्परेचर, बार का मतलब प्रेशर, कोर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है एडियाबैटिक। अडायाबैटिक भी बोल सकते हो आप इसे, अडायाबैटिक। अडायाबैटिक क्या होता है, अगर हम प्रोसेस थर्मल में करवाएं आइसोलेटेड सिस्टम में, मुझे सिस्टम आइसोलेटेड दे दो, इसमें आप पिस्टन लगाओ नहीं लगाओ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें करवाओ। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने चाय रखी थी, तो क्या चाय ठंडी हुई थी, इट मीन क्या हीट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हीट ना तो बाहर आए ना अंदर जाए। इट मीन मैं हीट चेंज रोक दूं, हीट अंदर है तो अंदर ही रहे, बाहर है तो बाहर ही रहे, आपस में हीट का एक्सचेंज ना हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक। तो जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम में करवाएंगे, इस वजह से करवाएंगे भी हीट बाहर ना जाए अंदर ना आए, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले भी हीट चेंज हो कितना रहा है किसी रिएक्शन में, उन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक क्या है, प्रोसेसेस कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सिस्टम, processes carried out in isolated system so that heat change क्या हो जाए, so that heat change is zero, हीट चेंज क्या रहेगा, जीरो, डेल्टा क्यू क्या रहेगा, जीरो, उसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। कर लोगे बेटा, चार हो गए। लास्ट एक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ लो, एक तो होती है रिएक्शन रिवर्सिबल रिवर्सिबल, हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, प्रोसेस की बात। रिएक्शन का मतलब तो ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाए, रिएक्टेंट, फिर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल कैसे होगा। यहाँ वर्क हो रहा है, पिस्टन लगा हुआ है, प्रोसेस हो रही है एक्सपेंशन या कंप्रेशन, रिवर्सिबल कैसे होगा। अगर ये वॉल्यूम V1 है, मान लो ये कंप्रेस हो गए, थोड़ा सा हमने कंप्रेस कर दिया V2, रिवर्सिबल मैं तब कहूंगा अगर मान लो कंप्रेस करने के लिए इसे दबाया मैंने, इसके ऊपर ये वेट रख दिया, 2 किलो का वेट रख दिया, 2 किलो के वेट से पिस्टन क्या जाएगा, नीचे कंप्रेस हो जाएगा, यहां आ गया। अगर मैं वो वेट उठा लूं, दोबारा बिल्कुल सेम जगह पे आ जाए, सेम जगह पे जहां से चला था, अगर तो सेम जगह पे आ गया फिर तो वो क्या है, रिवर्सिबल। लेकिन अगर वो सेम पे नहीं आता, आपने वेट रखा था, नीचे गया, उठाया, आया तो सही, लेकिन हल्का सा नीचे या ऊपर हो गया, हिल गया वहां से, तो उसे क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल। ठीक है,
और ये फिजिक्स एक्सप्लेन करता है भी ऐसे कैसे हो रहा है। वो कह रहा एक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा अगर सेम जगह पे आप लेके आना चाहते हो, तो उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन करवाते हुए सराउंडिंग में कोई एनर्जी लॉस ना हो। एनर्जी लॉस ना हो तो यहां से चला वहीं आ जाए, लेकिन अगर सराउंडिंग के साथ कोई एनर्जी लॉस हो गया तो आपका बिल्कुल वहां पे नहीं आएगा, थोड़ा सा अपनी जगह से ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। और वो एनर्जी लॉस रोक कैसे सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देखा है। अगर ये प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो करते हो, बहुत ज्यादा स्लो, थोड़ा थोड़ा करते हो, मान लो ऐसा है कि मैंने सीधा 2 किलो का वेट नहीं रखा, मैंने पहले इस पे 50 ग्राम का वेट रखा, हल्का सा नीचे, फिर और 50 ग्राम का रखा, हल्का सा और नीचे, वो हर टाइम पे रिवर्सिबल रही, क्योंकि 50 ग्राम से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, नीचे जाता था, हल्का सा उठा लेते थे तो दोबारा क्या आता था, ऊपर। अगर हम थोड़े थोड़े स्टेप्स में करते हैं, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस करते हैं, तब तो वो रहता है बेटा रिवर्सिबल। लेकिन अगर आप एकदम फास्ट कर देते हो तो फिजिक्स कहता है फास्ट प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। एकदम 2 किलो रखा, नीचे गया, एकदम उठा लिया, ऊपर आ गया, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस, जिसकी वजह से एग्जैक्टली सेम जगह पे नहीं आता। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया रिवर्सिबल, जितना स्लो करोगे उतना ही वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज कैरिड आउट इनफाइनाइट स्लो। बहुत ज्यादा स्लो करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पहले कंप्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एक्सपेंड, ताकि एनर्जी लॉस ना हो, इसे को कहते हैं रिवर्सिबल। लेकिन जितने भी फास्ट हैं इरिवर्सिबल, कैरिड आउट फास्ट, इन्हें क्या कहा जा रहा है, इरिवर्सिबल। ठीक है, और अगर हम देखें हमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, आप ऐसे मान के चलो, रिवर्सिबल का मतलब और इरिवर्सिबल का मतलब हम ये लेंगे कि अगर हम इसे एक्सपेंशन या कंप्रेशन करवाते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एकदम मैंने प्रेशर पहले अंदर 10 एटमॉस्फेयर था, अंदर 10 है, मैंने बाहर 1 कर दिया, एयर का कितना है 1, अंदर 10 है बाहर 1 है, बताओ एक्सपेंशन होगी या कंप्रेशन। अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर कम है, तो पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, तो ये एक्सपेंशन होने लग गया। ठीक है, अगर एकदम से एक्सपेंशन कर दी, फास्ट होगी प्रोसेस, तो वो तो क्या होगी, रिवर्सिबल, दोबारा आप दबाओगे, दबा के ले भी आओगे, लेकिन सेम जगह पे नहीं आए। लेकिन अगर यही 10 से 1 आप ऐसे करते हो, पहले 10 से 9.9 कर दिया, हल्का सा ऊपर चला गया, फिर 9.8 किया, हल्का सा ऊपर, वो हर टाइम पे रिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि 9.9 से जैसे ही 10 करोगे बिल्कुल नीचे आ जाए। तो पहले 9.9 करो, हल्का सा ऊपर जाने दो, फिर 9.8 करो, फिर 9.7 करो, फिर हम 1 पे पहुंचेंगे। ऐसे अगर आप करवाओगे तब तो हर टाइम पे क्या रहेगा, रिवर्सिबल, क्योंकि जितनी स्लो है फर्क नहीं है, ऊपर नीचे उतना भी हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या रहती है, रिवर्सिबल। लेकिन एकदम करवा दी 1 तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, इट मीन्स हमें फिर पता कैसे चलेगा, हमें एक न्यूमेरिकल आएगा बस, उसमें आपको ध्यान रखना है, वर्क के बारे में पूछेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं। कहां से पता चलेगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर है बाहर 1 एटमॉस्फेयर, अंदर 10 आपको कह दिए कांस्टेंट प्रेशर है, तब तो प्रोसेस क्या होएगा, इरिवर्स। लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल है, हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया, पहले 9.9 फिर 9.8 फिर 9.7 ऐसे चेंज किया, हर टाइम पे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज, फिर क्या रहेगा, रिवर्सिबल। ठीक है, कर लोगे, तो ऐसे एक आइडिया ले लेंगे, देख लो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हमें कैसे पता चलेगा, इरिवर्सिबल के लिए आप मान के चलो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो एक्सपेंशन हो रही है या कंप्रेशन हो रही है, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है उसे क्या कहा जाएगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर चेंज करके हो रही है वो क्या होगा, रिवर्सिबल, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल पे ये भी याद कर सकते हो कि रिवर्सिबल के लिए अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर अंदर 10 है तो बाहर क्या करना पड़ेगा, 9.9।
फिर अंदर 9.9 हो जाएगा, बाहर क्या करना पड़ेगा 9.8। अंदर और बाहर क्या रहेंगे सेम, प्रेशर इंटरनल और प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहते हैं सेम, उसे क्या कहा जाता है रिवर्सिबल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है 10 और 1 का, उसे क्या कहा जाता है रिवर्सिबल। कर लोगे बेटा, क्लियर है इतना? इसी लास्ट वाले को लेके एक टॉपिक और कर रहे हैं, लिखो। वर्क डन में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ रिवर्सिबल का मतलब प्रेशर इंटरनल गैस का किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल। और आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम है। वर्क का क्या फॉर्मूला रहता है, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं डीवी ले रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि रिवर्सिबल करनी है, तो स्मॉल चेंज होगा, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होके अगर आपने पूरा लेना है, जैसे मैं 1 से 10 तक गया था, तो पहले डीवी स्मॉल चेंज किया था, उसे हम एक मैथमेटिकल इंटेग्रेशन होता है, छोटे छोटे चेंजेस को टोटल करके ऐड अप करके क्या करना होता है बड़ा, उसे क्या कहते हैं इंटेग्रेशन। तो पहले 10 से 9.9, फिर 9.8, फिर 9.7, फिर 9.6, ऐसे करेंगे 10 तक ले जाएंगे, इसे कहते हैं, ऐसे लिखना होता है डीवी, इसका इंटेग्रेशन। वॉल्यूम लिमिट रहेगी V1 से V2। ये प्रेशर क्या रहता है एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन अगर बेटा रिवर्सिबल है तो मैं इसमें दो चेंजेस करने वाला हूं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में बताओ प्रेशर एक्सटर्नल की जगह क्या ले सकते हैं, प्रेशर गैस का, और गैस का प्रेशर तो एक फॉर्मूला लगे आता है, कौन सा, nRT/V। चेक करो, पीवी इक्वल टू nRT पढ़ा है हमने। तो ये मैं तभी लगा पाऊंगा ना अगर रिवर्सिबल है, क्योंकि मुझे पता है जो गैस का प्रेशर है उतना ही क्या है बाहर है, नहीं तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब एक्सटर्नल की जगह गैस, और गैस का प्रेशर कितना है nRT/V। ये तभी होगा अगर आप ये याद रखोगे रिवर्सिबल की कंडीशन। और रिवर्सिबल की कंडीशन में ये वाली वैल्यू यहां भर दो, वर्क क्या हो जाएगा माइनस nRT/V, dV का इंटेग्रेशन है। बताओ इनमें से T और V में से कौन सा एक वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट कर दिया हमने, मैंने नाम दिया आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम वेरिएबल। तो क्या इसे ऐसे कर लें, माइनस nRT अंदर रख लिया, वेरिएबल दोनों बाहर इंटेग्रेशन में आ जाएंगे, dV से V, लिमिट्स हो जाती हैं V1 से V2। इतना कहीं पढ़ा है अपने मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहाँ इंटेग्रेशन का एक फॉर्मूला लगेगा, dx/x का इंटेग्रेशन किसी को आता हो, dx/x log x, इसका फॉर्मूला होता है log x, और log में बेस e होता है, ये याद कर लो अगर नहीं पढ़ा तो। dx/x कहीं भी आता है, हमें दो जगह यूज होगा केमिस्ट्री में, एक चैप्टर में इसमें, एक आगे +2 में आएगा, बस एक ही फॉर्मूला चाहिए dx/x, इसका इंटेग्रेशन log e। लेकिन हमें log e नहीं चाहिए होता, हमें इसे सॉल्व करने के लिए log बेस 10 चाहिए होता है। इसके लिए हम ऐसे कर देते हैं, 2.3 लगा देते हैं, 2.303। थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आ रहा है तो आपको ऐसे, अगर नहीं पढ़ा हुआ ये चीज तो आप क्रैम कर लोगे कि इंटेग्रेशन dx/x का क्या होता है log x, लेकिन इसमें बेस e होता है, एक log बेस 10 होता है जिसकी हमें वैल्यूज पता चलती है, एक्चुअली LOG कहते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.3। इतना याद कर लो क्योंकि 2-3 जगह हमें जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां भरते हैं। बताओ भाई पहले माइनस nRT dV/V dx/x log V हो जाएगा। ये लिमिट्स का क्या मतलब होता है, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या होती है V2, ठीक है। माइनस 2.303 nRT, ब्रैकेट में LN की जगह क्या लिख देंगे LOG
V1 V2। इतना समझ आ गया। अगर मैं log बेस e को किस में कन्वर्ट करता हूँ, log बेस 10 में, तो क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2.3। ठीक है। और फाइनली V2 अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा माइनस 2.303 NRT log V2 बाय V1। बताओ क्यों? क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी है, अगर log V2 माइनस log V1 लिख देते हम, तो इसे मैं डिवाइड कर सकता हूं, log x माइनस log y मीन्स log xy। ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो ये दो प्रॉपर्टी अलग से लिख लो। log x प्लस log y क्या हो जाता है, log x इंटू y। प्लस होता तो मल्टीप्लाई, माइनस होता तो डिवाइड। ठीक है, याद कर लो बेटा, ये हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें डेरिवेशन कौन सा मल्टीपल में आनी है, जब तुम पढ़ लोगे मैथ में तुम्हें आ जाएगा, है ना, ये मैथ में आ जाएगा तुम्हें। या फिर फिजिक्स में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में आता है, मैथमेटिकल टूल पढ़ाते हैं तुम्हें, हाँ फिजिक्स में आएगा बेटा ये। log V2 बाई V1, सिर्फ इतना फॉर्मूला आ जाएगा, log V2 माइनस log V1, लेकिन इससे रेशो आ जाती है log V2 बाई log V1। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो वर्क का एक और फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, एक P डेल्टा V। एग्जैक्टली यार सारा टॉपिक हमने सिर्फ इसके लिए किया कि ये फॉर्मूला सीधा नहीं आ सकता था। 2.303 NRT log V2 बाय V। क्या फर्क है दोनों में? एक है इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। एक है रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो ये वाला जो वर्क है ये आएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये वाला वर्क है ये आएगा रिवर्स। ठीक है, चलो बेटे, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, इसके क्वेश्चन हम बाद में करके देख लेंगे। एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर लो। एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आर की वैल्यू आपको पता है कैलोरी वाली और जूल वाली, टेम्परेचर केल्विन में, V2 और V1 इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम। एक्सपेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा फिर से देख लो कैसे किया हमने। हमने बस ये फॉर्मूला यहां से लिया भी, रिवर्सिबल में अंदर और बाहर प्रेशर क्या रहेंगे, सेम। तो एक्सटर्नल प्रेशर मुझे पता रहेगा कि ये तो गैस का होगा, क्योंकि हर बार चेंज होगा बेटा, तो हर बार चेंज तो मुझे बताना मुश्किल था। मैंने कहा भी 10 से 1 लेके जाना, एक्सपेंशन करवानी है, तो कभी 9.9, फिर 9.8, फिर 9. या तो हम ये करते भी हर बार पी डेल्टा भी निकालते, पहले 9.9 के लिए, फिर निकालते 9.8 के लिए, फिर निकालते 9.7, फिर सबको ऐड करते। वो तो पॉसिबल नहीं था। उसी को मैथमेटिक्स सिंपल करके देता है, हमें कहता है अगर कोई ऐसी चीज वेरिएबल है, छोटे छोटे पार्ट में हो रही है, तो उसका एक सोल्यूशन है, क्या है, इंटेग्रेशन। वो इंटेग्रेशन हम ऐसे कर लेते हैं भी dv से v1 से v2 चेंज हो गया अगर होगा तो उसे इंटेग्रेशन से किया जाता है। इसकी जगह वैल्यू भर दिया nRT बाई v, v वेरिएबल है, टेम्परेचर बाहर क्यों छोड़ दिया, आइसोथर्मल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटेग्रेशन नहीं लेते। इंटेग्रेशन किसका आता है, वेरिएबल। आपको बस ये चीज एक क्रैम करनी कि कभी dv बाई v लिखा जाए तो उसे log लिखा जाता है, log v, लेकिन log में पहले बेस e आता है, उसे आप कन्वर्ट करते हो log बेस 10 में। हमें जो वैल्यूज मिलती हैं वो LOG वाले की मिलती हैं, log 2 की, log 10 की, ऐसे दी जाएंगी। तो हमने इसे कन्वर्ट करने के लिए जैसे बताया मैथ में, वो कहता है 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ठीक है कर देते हैं 2.3 से। ये फॉर्मूला बन गया 2.303 NRT log V2 बाई v। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, जो पहले पता था वो क्या था, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ज्यादा समझ आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रख लो भी कांस्टेंट प्रेशर वाला क्या होगा, इरिवर्सिबल। वेरी करेगा प्रेशर अंदर बाहर सेम रहेगा तो क्या होगा, रिवर्सिबल। धीरे धीरे करेंगे, बार बार चेंज करेंगे, रिवर्सिबल। एकदम से करेंगे तो क्या है, रिवर्सिबल। बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, इतना तो हमें याद करना है। कर लोगे बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अभी चेक करो, असाइनमेंट के डाउट लें, देखो थक जाते हो तुम तो यार। कितने घंटे क्लास होती है बीटेक में?
बीटेक में जब बीटेक करने जाओगे आईआईटीज में, है ना, 9 बजे कॉलेज लग जाता है, 5 बजे तक होती है, सिर्फ घंटे की ब्रेक होती है। मेडिकल में जाओगे या नॉन मेडिकल में ऐसे होता है, पता ही नहीं मेडिकल में क्या होता है, डॉक्टर बनने जा रहे हो। अभी जो मेडिकल में क्लास चल रहा है, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं 7 बजे बुला लेते हैं हमें पटियाला में, 7 बजे बुला के, वो भी इसलिए कि चलो तुम्हें 2 बजे छोड़ देंगे, नहीं तो कहते 5 बजे छोड़ते थे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर गर्मी बहुत है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। 7 से 2 लगातार पढ़ते हैं बच्चे। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे, हिलने नहीं देते। 7 से 2 लगातार, है ना। और सेम आईआईटी का तो और भी ज्यादा प्रेशर है। तो कहीं ऐसे नहीं गलती, ऐसे नहीं गलती कर रहे हैं कि कहीं गलती से सिलेक्शन हो गई हमारी आईआईटी में, हाँ, जब मेडिकल में, तो हैबिट डाल लो बेटा। और तुम, मैं देखता हूँ तुम्हारा तीसरा क्लास होता है, आई थिंक 3rd क्लास होता है। बायो वालों का चलो थोड़ा ज्यादा वर्क है, मैथ वालों का तो 3rd क्लास ही होता है। और 3rd में पहले तुम सारे घर आते ही ऐसे हो कि बस पता नहीं कितना कुछ पढ़ा है, हाँ? फिर 1 घंटा मुश्किल से निकालते हो। एक लोग नहीं चल रहा, एक घड़ी नहीं चल रही, कैसे करोगे भाई? लग नहीं रहा ऐसे कि कैसे होगा आगे। ये तो हम हैं कि बुला लेते हैं, अभी तू कर, ऐसे तू बोल रहा है, इधर बैठ जा। जब जाओगे कॉलेज में पता चलेगा कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई आया नहीं आया, अटेंडेंस लगी, एब्सेंट मार्क किया, पेपर आए फेल कर दिया, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। ये तो हम हैं कि तुम्हें बार बार कहते बेटा तू पढ़ ले, लड़ते रहते हैं, नहीं अपना भी खून सड़ाते हैं ना, क्या फायदा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है बताओ, 100 बच्चे की क्लास लग रही है, 40 पढ़ गए, 50 नहीं पढ़े, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। पर फिर भी होता है कि नहीं यार ये पढ़ नहीं रहा, इसे मैं अलर्ट कर दूं, है ना, क्योंकि बेटा आगे नहीं पूछने वाले तुम्हें। हमारा फिर भी थोड़ा सा भी, चलो कैसे भी कह लो, इसे ह्यूमन नेचर कह लो, कैसे भी कह लो, हमें होता है यार अपने बच्चे भी तो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, है ना। अगर इनको नहीं अलर्ट करेंगे तो बच्चे हैं अभी, नहीं माइंड पे आएगा। दैट इज द रीजन कि तुम्हें बार बार टोकते रहते हैं, और कुछ नहीं है। बताओ क्या अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, टोकना ज्यादा अच्छा रहेगा या ना टोकना ज्यादा अच्छा रहेगा? तो तुम्हें बार बार अलर्ट करने के लिए होता है बेटा। तुम्हें शायद लगता होगा कि बड़ा रूड टीचर है ना, लगता होता है, हमें भी लगता था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही अच्छा था। इसने चांटा लगाया था एक बार, तो आज तक काम आ रहा है कि पढ़ने लग गए उसका सब्जेक्ट। मेरे सर थे, हिंदी नहीं मुझे आती थी, हिंदी लिखनी तो बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारे सर थे देवीलाल सर, उन्होंने एक चांटा मेरे लगाया था, और उस चांटे की वजह से मैं 10th में गोल्ड मेडल सा देते थे वो, 100 में से 100 लेके गया था। मेरी इतनी हिंदी इंप्रूव की, वो था इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है। तो सब समझ आने लग गया था कि कवि क्या कहना चाहता है अपनी तरफ से। एक चांटे की देर थी। तो पहले पूरे 2-3 साल जब तक पढ़े, है ना, वो सर इधर से आना, हम इधर से निकल जाते भी, आ गए यार कहाँ से, वो इधर से आएगा हम इधर से निकल लेते। होता है बेटा, देखो जनरल ह्यूमन फीलिंग है। लेकिन जब 10th में आ गए मार्क्स, वो मिल गया, है ना, फिर आज भी याद करते हैं कि यार देखो वही तो अच्छा था हमारे लिए। एक एक और भी लगा देते तो सारे में 100 आए आते हैं ना। तो शायद तुम्हें बुरा लग रहा हो, पर माइंड ना करो, है ना। हमें सिर्फ इतना की कंसर्न है कि तुम्हारा लॉस ना हो जाए, क्योंकि टाइम जितना निकलता जा रहा है तुम्हारा, अगस्त हो गया, सितंबर, ये साल ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। +2 तक आते आते तुम्हें समझ आती है चीजें कि हाँ हमें पढ़ना पड़ेगा, ये भी करना है, ये भी करना है, तब जाके तुम एम्बिशियस होते हो कि एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, जीआरबी पढ़नी है, हमें रैंक लेना है, हमें आईआईटी में जाना है। +1 तक तो तुम्हें ऐसे लगता है कि धक्के से पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो बताओ अभी असाइनमेंट किया हुआ या नहीं किया हुआ, सच सच बोलो। नहीं किया? किया हुआ किस किसने किया हुआ है, हैंड रेस करो। क्या शाम को ऑनलाइन क्लास ले लें? 5 से 6? अभी कोई लेना चाहता है? अभी रुक जाओ। हाँ, मैं अभी भी बैठा हूँ, अभी रुकना, अभी रुक जाओ। 5 से 6 तो है ही है, जिसने अभी ले अभी ले ली।